जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज जो हमारी सीरीज चल रही है सीखो और सिखाओ सीरीज, जिसके अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर बहुत ही जोरों शोरों से पढ़ाया जा रहा है, वो बहुत ही सही से चल रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है सीरीज में और कोई दिक्कतें भी नहीं होने वाली हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें देखा जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, लेकिन ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। इसी बीच कुछ और सब्जेक्ट्स के भी सीरीज अब स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका लॉन्चिंग बहुत जल्द हम कर देंगे। हो सकता है आज या कल ही कर दें। आप लास्ट तक बने रहते हैं तो हो सकता है आज ही कर दें दोस्त, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट भी हमने कहा था कि स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो अन्य सब्जेक्ट भी स्टार्ट होंगे मित्र बहुत ही जल्द। हम लोग फिलहाल अपने अगर टॉपिक पे आते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे दोस्त, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, तो आप बताने की कोशिश करिए। हम लोग पढ़ रहे थे वास्तव में नाउन। क्या पढ़ रहे थे? नाउन। और नाउन को तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है। नाउन में भी हम लोग किसको पढ़ रहे थे दोस्त? तो हम लोग पढ़ रहे थे केस को। मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया था पिछली क्लास में कि जो है केस किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था कि नाउन किसी सेंटेंस में किस तरह कार्य करते हैं, उसके कार्य करने की जो तरीका होता है उसी को हम लोग कहते हैं केस दोस्त। समझ पा रहे हैं? मैंने बताया था कि केस के कई प्रकार होते हैं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए केस के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो केस है हमारा, वो मैंने बताया था कौन सा केस दोस्त, तो वो है हमारा सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। आप बताइए, सब्जेक्टिव केस को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्या? नॉमिनेटिव केस। आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, ये आपके माइंड में मैं बार बार क्यों लिख देता हूं, क्योंकि आपके माइंड में रहे ये। दूसरा जो केस था हमारा वो था क्या दोस्त? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। और जो है कि ऑब्जेक्टिव केस को हम बताए थे कि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसे एक्यूजेटिव केस के नाम से जानते हैं, एक्यूजेटिव केस। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्त, उसे हम डेटिव केस के नाम से जानते हैं। उसे हम डेटिव केस के नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा केस था दोस्त, वो कौन सा केस था? तो आप सभी लोग बताइए। वो है हमारा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को एक और नाम से जानते हैं हम सभी लोग, और वो कौन सा केस है? जेनेटिव केस। अच्छा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जेनेटिव का स्पेलिंग हम गलत लिखे थे, NITIVE है। जेनेटिव केस के नाम से जानते हैं इसे, पॉजेसिव केस को। और हम किस काम से जानते हैं? तो जेनेटिव केस की। पिछली क्लास में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी इसकी। ध्यान दीजिए आप सभी लोग। अगला जो केस है हमारा वो है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन मित्र, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। उसके बाद जो केस है हमारा वो है दोस्त ओकेटिव केस। ओकेटिव केस, ओकेटिव केस। और अगला जो केस है वो है हमारा दोस्त, आप सभी लोग बताने की कोशिश करिए। अगला केस जो हमारा है वो कौन सा है? तो वो है एज अ कॉम्प्लीमेंट। एज अ कॉम्प्लीमेंट। और एक और मैं बताया था आपको कि एक और केस होता है, वो वास्तव में कोई खास केस नहीं होता है, नॉमिनेटिव केस ही होता है। उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये वास्तव में नाउन सिर्फ एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये पूरा फ्रेज एब्सोल्यूट हो जाता है। कभी कभी नाउन एब्सोल्यूट हो जाता है। एब्सोल्यूट मीन होता है कि उसका ज्यादा किसी पे डिपेंड न होना, वो अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है मित्र। तो आप सभी लोग शायद इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे भी, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो इस बातों को आप समझिएगा मित्र। ये आसान चीजें होती हैं, कोई बहुत कठिन चीजें नहीं है। सारी चीजें आप इतनी बातें हमें लगता है कि बहुत ही गहराई से आप समझ पा रहे होंगे। कल हम लोगों ने केस के बाद हम लोग ध्यान दीजिए कहां तक पढ़ चुके थे। तो हम लोग कल सब्जेक्टिव केस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे दोस्त, कि सब्जेक्टिव केस किसे कहा जाता है। और कल ही हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस को भी पढ़ लिया था मित्र। कल ही हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस को भी पढ़ लिया था। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव केस को उतनी गहराई से कल हम नहीं पढ़ पाए थे, तो आज ऑब्जेक्टिव केस को एक बार फिर हम समझाने वाले हैं आप सभी लोगों को। जैसे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ ले आपसे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सर हमें बताने की कोशिश करें आप कि ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं,
तो अगर कोई पूछ ले मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप यही बता देंगे सिंपल सी बात मित्र कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट काम करे, एज अ ऑब्जेक्ट फंक्शन करे, तो उसी केस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अगर आप आज पता नहीं क्या हुआ, अगर आप लिखना चाहते हैं इसका डेफिनेशन मित्र, तो कल वाले की तरह ही लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, लिख सकते हैं व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन या फिर प्रोनाउन फंक्शंस, हम कह सकते हैं फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, एज a subject, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट फिर क्यों, as an object in a sentence, as an object in a sentence, in a sentence, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, in a sentence is said to be in ऑब्जेक्टिव केस, is said to be in ऑब्जेक्टिव केस। तो उसी को हम किस केस में कहते हैं दोस्त? तो उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस में होना। ये बात मैं कल ही आपको बता दिया था, बस आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश। आप कह सकते हैं इज कॉल्ड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस, या कॉल्ड नहीं, आप इतना कहीं इज कॉल्ड इन ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं, जैसे मान लीजिए आई बॉट, ध्यान दीजिए हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आई बॉट अ मार्कर, मैंने एक मार्कर खरीदा, आई बॉट अ मार्कर मित्र, एक सेंटेंस में ये लिखा। फिर मैं लिखूं आई गेव राम, मैंने राम को दिया अ मार्कर, एक मार्कर, आई गेव राम अ मार्कर, मैंने राम को एक मार्कर दिया। जब इसी मार्कर के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे हम, जब इसी के संदर्भ में बात करेंगे दोस्त, तो अ के स्थान पे हम आर्टिकल द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आर्टिकल में हम समझाएंगे कि कहाँ किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इस चीज को जब देखेंगे आई गेव राम मार्कर को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और आई बॉट अ मार्कर, तो जब मैंने एक मार्कर खरीदा तो खरीदने का असर मित्र किस पे पड़ रहा है? तो अ मार्कर पे। किस पे पड़ रहा है दोस्त? अ मार्कर पे। और गेव का असर जब मैंने दिया मार्कर, तो किसको दिया? मैंने बताया था क्या और किसको से, फाइनाइट वर्ब के साथ, यानी कि उस वर्ब के साथ। हम जिस वर्ब का वो ऑब्जेक्ट होता है क्वेश्चन करें तो हमें अक्सर ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है दोस्त। तो ये फिर जो राम है ये किसको दिया? तो राम को दिया, ये भी ऑब्जेक्ट है दोस्त, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और क्या दिया? तो फिर अ मार्कर दिया, ये भी हमारा दोस्त क्या है? ये भी हमारा क्या है? तो ये भी ऑब्जेक्ट है दोस्त। और ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये सभी के सभी जो हैं, आपसे मैं पूछूं कि बताओ राम इसमें किस तरह कार्य कर रहा है, तो आप कहेंगे कि सर इस सेंटेंस में राम एज ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है। तो जब वो एज ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है दोस्त, तो वो कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? यानी कि यहाँ पे राम ऑब्जेक्टिव केस में है, मार्कर भी ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है। अ मार्कर भी ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो ये भी किस केस में है दोस्त? तो ऑब्जेक्टिव केस में। अभी हम ये सिर्फ लिख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, समझने की कोशिश करिए। अब आपसे पूछ ही लिया जाए कि ये बताइए कि ये मार्कर किस केस में है, तो आप बता देंगे, साफ साफ बताएंगे तुरंत कि सर ये मार्कर किस केस में है? ये मार्कर ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। आपसे मैं पूछूं ये राम किस केस में है? तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है। ये मार्कर किस केस में है? तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन ध्यान रहे, मैंने आपको दो चीजें समझाया था, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसमें अंतर मैं आपको समझाया था। जैसे मैंने आपको मार्कर दिया तो मैंने बताया था कि जब किसी कार्य को करने का प्रभाव डायरेक्ट जिस पे पड़ता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिस पे बाद में प्रभाव पड़ता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप मेरे सामने बैठे और मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको मार्कर दिया। अच्छा, आपको पहले आप पे नहीं जाएगा, पहले मैं मार्कर उठाया, मार्कर पे प्रभाव पड़ा, फिर ये आप तक गया तो आप पे प्रभाव पड़ गया दोस्त।
तो वैसे ही जब मैं मार्कर उठाया तो पहले मार्कर पे प्रभाव पड़ा, फिर किस पे प्रभाव पड़ा, तो फिर राम पे प्रभाव पड़ा। तो ये जो राम है मित्र, समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, ये डायरेक्ट नहीं है, बल्कि कौन सा डायरेक्ट नहीं, बल्कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दोस्त। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये मार्कर कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव केस में दोनों है मित्र, लेकिन मैं आपको बताया था कि जो नाउन एज, ध्यान दीजिए, जो नाउन एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कार्य करता है, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा, उसे हम लोग कहते हैं किस केस में मित्र, ये बहुत गहरी बात है, उसे हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस में। उसे हम किस केस में कहते हैं, एक्यूजेटिव केस में। आपको ऑब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस मिलेगा मित्र। जो आप अच्छी जब किताबें पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा ही नाम एक्यूजेटिव केस मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ऐसे वर्ब होते हैं कि जिनके केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्ट होते हैं, तो एक ही ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट प्रभाव उस पर पड़ ही जाएगा। तो फिर इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहें चाहे एक्यूजेटिव केस कहें, दोनों कह सकते हैं, लेकिन इसमें इसी को हम एक्यूजेटिव केस कहेंगे। और इसे हम कौन सा केस कहेंगे दोस्त, तो जब कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करे तो उसे हम डेटिव केस में कहते हैं। तो राम यहाँ पे किस केस में है मित्र? सॉरी, राम यहाँ पे किस केस में है, तो आप बताने की कोशिश करें आप सभी लोग। तो राम यहाँ पे डेटिव केस में है दोस्त। राम किस केस में है? डेटिव केस में। अच्छा, यहाँ पे मार्कर किस केस में है? एक्यूजेटिव केस में। अब आपसे हम कहें कि नहीं, आप एक्यूजेटिव केस का डेफिनेशन लिख के दीजिए, तो मैं आप सभी लोगों को अभी एक्यूजेटिव केस का डेफिनेशन और डेटिव केस का डेफिनेशन नहीं लिखने वाला हूं दोस्त, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, और हम यहाँ पे अब इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बस इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट की तरह नाउन कार्य करता है किसी सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो वो एक्यूजेटिव केस में होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो दोस्त वो डेटिव केस में होता है। अच्छा, ध्यान दीजिए, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसमें भी एक बहुत जबर लोचा होता है मित्र, उसको भी समझने की कोशिश करिए। मैं आपको इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई गेव, मान लीजिए कहीं मैंने दिया अ मार्कर, मान लीजिए मेरे मुख से पहले ही निकल गया आई गेव अ मार्कर। अब कहना रहे कि किसको दिया भाई, तो राम को दिया। तो जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दूर लिखते हैं दोस्त, यहां समझने की कोशिश करिएगा, जब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसके साथ इसका प्रेपोजिशन, जो सुटेबल प्रेपोजिशन, मैं ये नहीं कहूंगा, फिर आप सुनने की कोशिश करिए गौर से, ये बात मैं कतई नहीं कहूंगा कि हमेशा टू ही आएगा, नहीं दोस्त। अभी मैं आपको कह दूं कि हमेशा टू नहीं आएगा, सुटेबल जो होता है, सुटेबल प्रेपोजिशन आता है यहाँ पे, सुटेबल प्रेपोजिशन आता है कब, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दोस्त क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर लिखते हैं, पहले नहीं बाद में लिखते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? अक्सर ऐसा होता है, मैंने बताया था कि 99% ऐसा होता है, 95 कह सकते हैं, 97% कह सकते हैं, कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट आया रहे तो जो सजीव होता है मित्र वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो निर्जीव होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि जो लिविंग थिंग्स होता है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे टू नहीं, हमेशा टू नहीं आएगा। जैसे एक सेंटेंस मैं और लिख रहा हूं, मान लीजिए कि मैं इसको इस प्रकार लिख दूं, मैं इसको इस प्रकार लिखूं, आई बॉट, समझने की कोशिश करिएगा, मैं गहरी बात बताने जा रहा हूं। आई बॉट राम, मैंने राम को खरीदा अ मार्कर, मैंने राम को एक मार्कर खरीदा। इसका मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पे मैं राम को, अच्छा ध्यान दीजिए, गिव में हम कोई चीज यहां से हमारे बिछड़ रही है और उसके पास तक जा रही है तो टू कर रही है मित्र वास्तव में, लेकिन यहाँ पे मैं राम को जो है कि इनके लिए मार्कर खरीदा वास्तव में, तो यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट को दूर रखेंगे, हम इसको अगर उस स्टाइल में लिखना चाहे, पहले हम इसको लिख दें, आई बॉट अ मार्कर लिख दें दोस्त, आई बॉट अ मार्कर, तो फिर हम टू नहीं लिखेंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे, फॉर राम, वास्तव में मैं राम के लिए मार्कर खरीदा दोस्त।
यानी कि हमेशा टू नहीं आता है, ये बात दिमाग में रखिएगा आप सभी लोग। मैं ये हमेशा समझाने की कोशिश करूंगा मित्र कि ये सुटेबल जो प्रेपोजिशन आता है जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दूर रखते हैं, तो ये वास्तव में सुटेबल प्रेपोजिशन यहाँ पे कोई आता है। सुटेबल जो सुटेब करे, सुटेबल प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। थोड़ा कुछ बातें सोच रहा था मैं कि और कुछ क्या बता सकता हूँ। एक सेकंड के लिए मैं रुका। आप सभी लोग सोचेंगे क्यों रुक गया हूँ, तो मैं रुका हूँ कुछ चीजें सोचने के लिए दोस्त। बड़ी गर्मी भी है, आज थोड़ी तबीयत भी, कल भी खराब थी, आज भी थोड़ी तबीयत खराब है। हो सकता है कि आवाज में थोड़ा दिक्कत हो। आप लोग कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा। कोऑपरेट मतलब समझ रहे हैं, हमारा सहयोग करिएगा। बाकी हम तो डेली क्लास लेकर के आएंगे आपके समक्ष, और हमारे और भी धुरंधर बहुत ही जल्द आप लोगों के पास आने वाले हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मैंने किसका यूज कर दिया दोस्त, फार का। जैसे मान लीजिए आई थिंक राम अ thief, तो मैं कहूंगा आई थिंक राम, आई थिंक अ thief अबाउट राम, ऐसे कुछ हम लिख सकते हैं। मतलब सुटेबल प्रेपोजिशंस आता है। तो ये चीजें आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद खोजिए दोस्त, आप खुद खोजिए। आप तो इंडराइट की जमाना में जी रहे हैं। आप अपनी किताब निकालिए, आप इंटर में हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप अपनी किताब से ढूंढिए। किताब नहीं है फोन से ढूंढिए, फोन नहीं है कहीं से और ढूंढिए, ढूंढने की कोशिश करिए आप मित्र। जब ढूंढेंगे तो बहुत सी नई चीजें आप पाएंगे। तो यही होता है। यानी कि अगर कोई पूछ ले कि सर एक्यूजेटिव केस का हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो आप जहां ऑब्जेक्टिव है वहीं लिख दीजिएगा एक्यूजेटिव केस, और कहिएगा व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन फंक्शंस as a direct object in a sentence is said to be in objective case, नहीं फिर accusative case कह दीजिएगा। आप कहे कि dative case कैसे लिखेंगे, तो आप कहिएगा when a noun or pronoun functions as an indirect object in a sentence is said to be in dative case। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। तो डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस को हम बहुत ज्यादा समझाने वाले नहीं है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर मालूम होगा तो डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस को आप समझ पाएंगे, जहां तक मुझे लगता है। अब मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव केस को यहीं रोकूं और आगे हमारा पॉजिटिव केस इंतजार कर रहा है। इसको मैं आपको कह दूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ये समझने की कोशिश करिए। मैं इसको मिटा दूं, आप सभी लोग चाहे तो एक स्क्रीनशॉट प्यारा सा ले सकते हैं। मिटा दूं ना, मिटा दें सर। देखिए मैं मिटा रहा हूं इसको। अच्छा, अब आपको शायद एक्यूजेटिव केस डेटिव केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मित्र, कि है अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद। मुझे नहीं लगता है कि होगा ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस या डेटिव केस में कोई प्रॉब्लम दोस्त। बताइए, नहीं आप बताने की कोशिश करिए, अगर कोई दिक्कत है तो मैं उसको भी सुधारूंगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को। तो अगला जो हमारा केस है वो हमारा कौन सा केस है मित्र, तो वो हमारा है पॉजेसिव केस। वो कौन सा केस है तो आप सभी लोग जानते हैं, ये पॉजेसिव केस है। अगर हमारा पॉजेसिव केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस कह सकते हैं। पॉजेसिव केस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। जब आप इंटर में जाएंगे दोस्त, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस पढ़ेंगे, तो आपके लिए पॉजेसिव केस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस इन अपोजिशन मिलेगा आपको दोस्त। यहाँ पे आपको सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं थोड़ी देर पॉजेसिव केस में। अब पॉजेसिव जो शब्द बना है दोस्त, मैं आपको बता दूं सबसे पहले ये कि पॉजेसिव जो शब्द बना है वो पोजेशन से बना है दोस्त। पोजेशन, पोजेशन आप जानते हैं ना, एक पोजेशन दे दो तो यदि कोई चीज किसी चीज के सहारे खड़ा है तो वो पोजेशन है। जैसे मैं हूं, मेरी तबीयत खराब है और मैं इसे ऐसे खड़ा हो गया मान लीजिए, तो ये जो मैं किसके सहारे खड़ा हूं, मैं किसी से पोजीशन बना रहा हूं दोस्त। तो ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है ये पोजीशन है, ऐसे समझ सकते हैं। तो पोजीशन का मतलब ये होता है किसी से संबंध बनाना, या कह सकते हैं किसी से संबंध स्थापित कर देना। जैसे किसी से रिलेट करना एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर
ऑनरशिप को दिखाता है। ये वास्तव में ऑनरशिप, OWNER, ऑनरशिप को दिखाता है, यानी कि किसका ये चीज है उसको दिखाता है पॉजेसिव केस जो होता है। जैसे ये मार्कर है तो मैं मार्कर कहूंगा, ये मार्कर किसका मार्कर है दोस्त, तो ये मार्कर है राम का कानून, तो ये राम का मार्कर है तो मैं कहूंगा राम्स मार्कर। समझिए आप सभी लोग, जैसे ये मार्कर है तो मैं कहूंगा किसका मार्कर, राम का मार्कर, यानी कि राम्स मार्कर कहूंगा दोस्त। तो ये राम जो है यहाँ पे आप बताइए किस केस में है, तो ये पॉजेसिव केस में है मित्र। किस केस में है, पॉजेसिव केस में। यही चीज है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन हम कह सकते हैं किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से पोजीशन बनाने का कार्य करे तो उसे हम पॉजेसिव केस कहते हैं। बस इतना आप कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस बातों को। जैसे मैं कहूं कि इसको अगर डेफिनेशन लिखने के लिए मैं आपसे कहूं कि आप क्या लिखेंगे, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन। ध्यान दीजिए, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है मित्र, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है लिखाना। मैं तो बस ये सोचता हूं कि यार समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखने से कहीं ज्यादा। लेकिन आप लिखिए, नोट्स भी तैयार करते रहिए आप सभी लोग, ध्यान दीजिए इस बात को। मैं कह सकता हूं व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन मेक्स पोजीशन, हम कह सकते हैं मेक्स पोजीशन, पोजीशन बनाने का काम करें, मेक्स पोजीशन। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इसके कई तरीके से कई लोग कई प्रकार से डेफिनेशन दे सकते हैं। मेक्स पोजीशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। ध्यान दीजिए इस बात को, नाउन और प्रोनाउन is said to be in possessive case, in possessive case is said to be in possessive case। समझ पा रहे हैं आप लोग। अच्छा, यही चीज मैं समझाना चाहता हूं आपको। ऐसे भी लिखा मिल सकता है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन शोज पोजेशन या ऑनरशिप विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे मेक्स की जगह पे सोच, यानी कि दिखाता है, आपका ऑनरशिप दिखाता है, यानी कि आपके मालिक होने का दिखाता है, आपसे रिलेटेड कोई चीज दिखाता है, तो सोच भी कह सकते हैं दोस्त मेक्स की जगह। तो इस बात को आप समझिए, समझ पा रहे होंगे शायद मेरी बातें। तो इतनी चीजें अगर हम समझ पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि ये पेन मेरा है, जैसे मैं कहूं मेरा पेन। ध्यान दीजिए, मैं अब हिंदी भी लिख दे रहा हूं, मेरा पेन, मेरा पेन। अच्छा, ये मेरा मैं लिख दिया तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। चलो दूसरा मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं राम का पेन। मैं क्या लिखता हूं, राधा का लिख देता हूं आज, राधा का पेन, राधा का पेन। मैं लिखता हूं राधा का पेन। मैं लिखता हूं कि मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखता हूं तुम्हारा, तुम्हारा लिख दूंगा तो फिर प्रोनाउन आ जाएगा दोस्त। प्रोनाउन नहीं, अभी हमें नाउन को समझना। मैं कहूं, समझने की कोशिश करिएगा, मैं कहूं राधिका की, राधिका की, राधिका की पेन नहीं, किताब इस बार लिख दे रहा हूं, राधिका की किताब। अच्छा, अब किताब का संबंध किससे है दोस्त, राधिका से। यहाँ पे पेन का संबंध किससे है दोस्त, राधा से। तो जब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं राधाज। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात, राधाज पेन। समझिए इस बात को। इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे राधिकास, राधिकास बुक, राधिका की किताब। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। यानी कि आप पा रहे होंगे कि जब हम किसी चीज से किसी नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बनाने का काम कर रहे हैं तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, वो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, यस का। और यस के साथ एक चिन्ह दिखाई दे रहा है और इसी चिन्ह का नाम है दोस्त एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी, इसी का क्या नाम है, एपोस्ट्रॉफी नाम है इसी का, इसी का नाम है दोस्त एपोस्ट्रॉफी। और इसके साथ क्या लगा है, एस, तो इसी के कहते हैं एपोस्ट्रॉफी एस। किसी चीज से पोजीशन दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। इसे नोट में लिख लीजिएगा आप सभी लोग। किसी चीज से किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन दिखाने के लिए हम जनरली किसका प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का। अभी आगे और कुछ बताऊंगा, इतना मत समझ लेना। तो ये हम कह सकते हैं, मैं कहूं कि
मैं कहूं कि किसी का नाम लेकर के कहूं रमेश की किताब, तो आप कहेंगे रमेश किताब अभी मैं इसके बारे में भी समझ सकता हूं, किताब नहीं बुक समझना। अब ध्यान दीजिए कि हमेशा एपॉस्ट्रोफी यस लगाना उचित नहीं होता है दोस्त। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां एपॉस्ट्रोफी यस लगता है, कहां एपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगता है, समझने की कोशिश करिए। यही इंपॉर्टेंट है, सिंटेक्स यहां से पूछता है। मैं थोड़ा सा मिटाना चाहता हूं इसको। अच्छा, आप अगर मेरी बात माने तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डेफिनेशन ही मिटाना चाहता हूं। क्यों मिटाना चाहता हूं? क्योंकि थोड़ी जगह की कमी, अभी इधर उधर गोच सोच दूंगा, मतलब कहने का मतलब अभी खराब कर दूंगा तो आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। आप यहां देखिए। अच्छा, इसे जेनेटिव केस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि जेनेटिव बना है शायद जनरेशन से, इसी नाते इसे जेनेटिव केस भी कहते हैं मित्र। आगे आने की कोशिश करिए, हम थोड़ा समझाते हैं। एपॉस्ट्रोफी कब लगता है, कब नहीं लगता है, ये एपॉस्ट्रोफी यस कब लगता है, कब नहीं लगता है दोस्त। जैसे मैं कहूं, ध्यान से देखने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं रमेश की किताब, रमेश की किताब, एक मैं यहाँ पे फ्रेज लिख रहा हूं, ये फ्रेज है दोस्त। एक मैं लिखूं राधा की किताब, राधा की किताब, दो चीजें मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। राधा की किताब और रमेश की किताब, दो फ्रेजेस को हमने लिखा, तो इसको जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे रमेश बुक। अभी समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, मिल रहा है सर? रमेश बुक्स, और इसको मैं क्या लिखूंगा, राधास बुक, राधास बुक। समझने की कोशिश करना। तो आप पा रहे होंगे कुछ मित्र को, यहाँ पे यस एच जो आया है, इसका भी हमारा जो साउंड है वो हिसिंग साउंड है मित्र, हिसिंग साउंड। और हम जानते हैं ऑलरेडी कि हमारा यस का साउंड जो होता है वो भी दोस्त कौन सा साउंड होता है, तो हिसिंग साउंड होता है हमारा, समझिएगा। लेकिन यहाँ पे इसका हिसिंग साउंड नहीं है, इसका साउंड हम कह सकते हैं कि हिसिंग साउंड है दोस्त, इसका हम कह सकते हैं। समझना मैं क्या समझाना चाहता हूं थोड़ा सा। जब किसी नाउन में अगर लास्ट में हिसिंग साउंड वाला शब्द आया हो, जैसे मैं प्लूरल बनाते वक्त नंबर में समझाया था ना, यस, डबल यस, यस यच, ये सब शब्द जब आए हो, समझने की कोशिश करना। तो फिर हम एपॉस्ट्रोफी एस न लगा करके सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं दोस्त, तो सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं संबंध दिखाने के लिए। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या लगाते हैं, संबंध दिखाने के लिए एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, एपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगाते हैं। कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन यहां पे हम एपॉस्ट्रोफी के साथ यस लगाएंगे। ये बात दिमाग में रखना है, आप नोट करके लिख सकते हैं, जब ये ऐसे वर्ड आए रहे तो फिर हम लगा सकते हैं। जैसे हम कहें क्लास का शोर, ध्यान दीजिए, अभी आपको एक चीज और समझाऊंगा, आप तुरंत माइंड पे मत लिखिएगा। क्लास का शोर, नॉइज जिसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा क्लास। अब आप देखिए डबल यस आया है, एक और एपॉस्ट्रोफी लगा के यस लगा दे तो फिर गलत है। हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं क्लास नॉइज। अभी आपके माइंड में आएगा कि सर क्लास के साथ तो एपॉस्ट्रोफी यस क्यों लगाए हम, तो ऐसा भी है, अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसको हम लोग एक और तरीके से पोजीशन दिखा सकते हैं मित्र, समझने की कोशिश करिए। फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए। जब यहाँ पे हिसिंग साउंड आए तो फिर हम इसको ऐसे लगाते हैं, सिर्फ एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। हे भगवान, तो फिर हम सिर्फ एपॉस्ट्रोफी का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करिए। थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं मित्र, लेकिन आज का क्लास हम पॉजिटिव को खत्म करके ही मानेंगे। मुश्किल से आपका आज का क्लास जाएगा 35 से 40 मिनट के आसपास, उससे ज्यादा नहीं जाने देंगे। आप समझिए, इसको हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं, वो है यूज करके। किसका दोस्त? यूज करके ऑफ का। किसका यूज करके दोस्त लिख सकते हैं? ऑफ का। तब हम ये जो हमारा पोजीशन बनाने वाली वस्तु होती है, इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे बुक। लेकिन ध्यान दे, इसके साथ अक्सर आर्टिकल द आ जाता है।
द बुक ऑफ क्यों आता है? क्योंकि ये निश्चित होता है कि किसकी किताब है। द बुक ऑफ रमेश लिख सकते हैं, सेम चीजें देता है दोस्त। द बुक ऑफ रमेश। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? द बुक ऑफ राधा, द बुक ऑफ राधा, यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूं राधा की बुक। अब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, समझने की कोशिश करिए इस बात। अच्छा, अब एक चीज और मैं समझा रहा हूं, आप लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करिए। ध्यान दीजिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे ना तो समझने की कोशिश करिए। अच्छा चलिए थोड़ा और एक चीज बता लें तब उसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पहले से ही कोई नाउन आया हो, जैसे प्लूरल में आया हो, मैं कह दूं लड़कों की क्लास खाली है, मैं ये कह दूं लड़कों की क्लास। एक यहाँ फ्रेज में लिख रहा हूं लड़कों की क्लास। अब लड़के एक तो नहीं है मित्र, लड़के एक नहीं है, ये बॉयज है दोस्त। क्या है? बॉयज। तो ऑलरेडी इसमें यस आया हुआ है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बॉयज क्लास। समझिए इस बात को। यानी कि जब नाउन हमारा प्लूरल होता है उसमें यस या ईएस पहले से जुड़ा हुआ होता है मित्र, उसमें एपोस्ट्रोफी के साथ यस नहीं, केवल और केवल क्या लगाते हैं? मेरी बात को सुनिए, मैं लिख नहीं रहा हूं कहीं, गौर से सुनना है, थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए, उसके बाद जो करना है करिएगा आप सभी लोग। तो उसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी सिर्फ लगाते हैं, वहां पे हम एपोस्ट्रोफी के साथ यस नहीं लगाते हैं, ऑलरेडी हमारे पास एक यस होता है मित्र। अच्छे इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि दो हिसिंग साउंड को एक साथ बोल पाना हमारे बस की बात नहीं है दोस्त, ये बात समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। तो ये बॉयज क्लास होगा। अच्छा अब आप कहेंगे कि सर प्लूरल में, हाँ अगर प्लूरल मेन है, ध्यान दीजिए मैन का प्लूरल मेन होता है, इसमें यस नहीं है, इसका जब हम संबंध किसी से बनाएंगे तो एपोस्ट्रोफी के साथ यस लगाएंगे। चिल्ड्रेन का संबंध किसी से बनाएंगे दोस्त तो चिल्ड्रेन के साथ, चूंकि इसका लास्ट यस नहीं है तो फिर हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे दोस्त। हमें प्लूरल नहीं समझना, हमें समझना है कि लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात समझने की कोशिश करनी है। शायद आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे। मैं कह दूं बच्चों के खिलौने तो हम चिल्ड्रेन्स टॉयज कह सकते हैं दोस्त। आदमियों की दाढ़ी बहुत खतरनाक होती है, समझ पा रहे हैं? हमारे सर एक हैं, वो तो एकदम मतलब बहुत ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं समझ रहे हैं इस बात, बड़ी खुशी होती है। तो समझ रहे हैं ये बातें आप लोग। ये प्लूरल से हमें कुछ लेना देना है, हम किसिंग साउंड से। हम इसको किस प्रकार से दूसरे तरीके से आप लिखना थोड़ा बताइए मित्र, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम इसको बताइए आप। इसको हम लिख सकते हैं द क्लास ऑफ बॉयज, लिख सकते हैं कि नहीं आप बताइए। इसको बताइए कि द बियर्ड ऑफ मेन, समझ रहे हैं? यहां द टॉयज ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये चीजें, चलो इसको हटाते हैं। खैर अब एक और गहरी बात, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि मेरे पापा की कलम, अब ध्यान दीजिए, या फिर मैं कह सकता हूं राम के पापा की कलम। अब एक ही साथ आप देखिए ध्यान से, तो पापा से कलम संबंध बना रहा है, पापा संबंध बना रहे हैं राम से, एक ही साथ दो आ गए हैं। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं राम्स फादर्स, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं दोस्त, राम्स फादर्स पेन, ये गलत हो जाता है। तब हम क्या लिखते हैं, ध्यान देने की कोशिश करिए। तो जो लास्ट वाला होता है उसको हम ऑफ वाले के तरीके से लिख लेते हैं। हम इसको ऐसे लिखते हैं द पेन ऑफ किसका? राम्स फादर, द पेन ऑफ राम्स फादर, एक ही एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, द पेन ऑफ राम्स फादर। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे मैं कहूं राधिका के दादा का चश्मा, मैं कहूं राधिका के दादा का चश्मा, राधिका के दादा का
राधिका के दादा का चश्मा अगर मैं लिखूं, ये समझने की कोशिश करिए आप। उत्साह कम नहीं होगा मित्र। नहीं कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जो होगा देखा जाएगा। चलेगी क्लासेज आपकी। अच्छा, राधिका के दादा का चश्मा, अब आप इसको थोड़ा लिखिए। तो चश्मा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्त, आप बताइए। गॉगल कहते हैं शायद, गॉगल है कि नहीं? गॉगल कहते हैं, स्पेक्टिकल्स कहते हैं ना, स्पेक्टिकल्स कहते हैं, गॉगल्स कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द स्पेक्टिकल्स, ध्यान दीजिए, द स्पेक्टिकल्स, द स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES होता है शायद। द स्पेक्टिकल्स ऑफ राधिकाज ग्रैंडफादर, राधिकाज ग्रैंडफादर। देखिए मिटा नहीं रहा हूं तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप समझिए ये हमारी उर्दू भाषा है। ग्रैंडफादर की स्पेलिंग आप जानते हैं, समझ पा रहे हैं? ये चीजें ऐसे लिखी जाती हैं मित्र। कभी कभी दो चीज होती है, जैसे अखिल और विनय का यूट्यूब चैनल, मैं ये कहूं अखिल और विनय का यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये आप ये सोचिए कि हम कैसे इसको लिखें, इसको संबंध हम कैसे बनाएं, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करिए। मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे, आप जान जाइएगा कि हम पॉजेसिव केस ही पढ़ा रहा हूं, थोड़ा जगह की हमें जरूरत पड़ रही है मित्र, गहराई से समझने की। मैं कहूं अखिल और विनय का यूट्यूब चैनल, मान लीजिए कि कोई कह दे कि ये किसका यूट्यूब चैनल, मैं कहूं अखिल और विनय का यूट्यूब चैनल। सिर्फ अखिल और विनय का नहीं है मित्र, आप सभी लोगों का है। और ये कहने से ये नहीं कि आप सभी लोग आके हमारे यूट्यूब चैनल पे कब्जा करिएगा दोस्त, नहीं, समझ रहे हैं इस बात को, मैं कब्जा न करिएगा। और भी हमारी टीम है, सबका अपना अपना यूट्यूब चैनल। मैं बस दो लोगों का नाम लिया हूं, अपना और अखिल भाई का, और भी लोगों का ले सकता था। हमारे एक मित्र है, उनका नाम बहुत बड़ा है, इसीलिए उनका नाम नहीं लिया मैं। अखिल और विनय का यूट्यूब चैनल का यूट्यूब, मैं कहूं यूट्यूब चैनल, ध्यान दीजिए, अब अंग्रेजी में ही लिख दे रहा हूं, यूट्यूब चैनल, अखिल और विनय का यूट्यूब चैनल। अब आप क्या ऐसे लिखेंगे, अखिल्स एंड विनेश यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये अब आप यहां जो देख पा रहे होंगे यूट्यूब चैनल, ये समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा गाँव मतलब हो रहा है इधर उधर, ये इतना समझ सकते हैं आप लोग। तो आप पाएंगे अखिल्स एंड विनेश यूट्यूब चैनल। नहीं मित्र, ऐसा नहीं लिख सकते, हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। जब दो लोग किसी एक ही चीज से संबंध बनाते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, ये दो लोग आपस में बहुत ही क्लोज होते हैं, इनमें ज्यादा दूरियां नहीं होती, एक ही चीज से संबंध बनाते हैं, उनका अलग अलग दो चीज नहीं, एक ही चीज की बात करते हैं, तो फिर हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले नाउन के साथ करते हैं। तब हम इसको ऐसे लिखते हैं, अखिल एंड यहां एपोस्ट्रोफी ना लगा के सिर्फ एपोस्ट्रोफी यहां लगाएंगे, अखिल एंड विनेश यूट्यूब चैनल। अब आप समझ सकते हैं। क्या आप सोच रहे हैं जो वही सोच रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं दिख रहा है क्या सर? दिख रहा है, तो ऐसा हम देख सकते हैं, है कि नहीं? अब इस बातों को आप समझिए। अब बात आती है कि एपोस्ट्रोफी लगाते कहां है, कहां नहीं लगाते, ये भी समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। इतनी बातें, बस यही, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत होती है। एक चीज और मैं यहां समझाता हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको कहीं नोट बना के लिख लीजिएगा दोस्त, ये इसीलिए बाद में रखा था थोड़ा सा। ये मैं कह रहा हूं कि एपोस्ट्रोफी जो होता है, एपोस्ट्रोफी यस का जो प्रयोग होता है मित्र, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? लिविंग थिंग्स के लिए एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग होता है। यानी कि आप देखिए तो यहाँ अखिल भी लिविंग थिंग्स है, विनय भी लिविंग थिंग्स है। आप पा रहे होंगे कि यहाँ पे राधिका भी लिविंग थिंग्स है, दादा भी लिविंग थिंग्स है। समझ पा रहे हैं? हम कहते हैं मार्कर का इंक, जैसे मैं ये कह दूं कि मार्कर का इंक, ध्यान दीजिए, मार्कर का इंक, ऐसे लिख दे रहा हूं अंग्रेजी में, मार्कर का इंक। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं दोस्त, मार्कर्स इंक नहीं लिख सकता हूं मैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मार्कर है ये निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का। इसको हम कैसे लिखें सर? तब इसको हम दूसरे वाले तरीके से हम लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं द इंक ऑफ मार्कर। इसको ये लिखना सही होगा, द इंक ऑफ मार्कर, ये बिल्कुल सही होगा। और ये दोस्त बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। यानी कि इसको अगर कोई कहे मैं इसको बढ़िया से काट देता हूं, ये बिल्कुल गलत होगा, ये सही होगा। लेकिन फिर एक चीज यहां भी आती है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं मिटाऊंगा नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे मित्र। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मिटा करके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मिटाने के बाद। अभी समय है हमारे पास 5 मिनट शायद ना, ठीक है। आप यहां देखिए, मैं सोचता हूं दोस्त क्लास थोड़ा लंबा ना हो, और थोड़ा तबीयत भी सही नहीं लग रही है, लेकिन मैं अगर आज इसको क्लास को बीच में छोड़ के चला गया तो दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि कल हम लोग यहाँ से केस इन अपोजिशन को समझेंगे। आज तो इसको खत्म ही कर लेते हैं। आप समझिए, यहाँ पे इसको बात समझने की कोशिश करिए। लेकिन यहाँ पे एक आ जाता है लेकिन वाली बात दोस्त, इसको भी मिटाता हूं। यहाँ पे एक लेकिन वाली बात आ जाती है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। बट ऐसा होता है कभी कभी, मैं आपको एक चीज बताया था, आपको याद होगा, ध्यान दीजिए, कभी कभी जो निर्जीव चीज होते हैं उनको सजीव की तरह यूज करने लगते हैं हम लोग। कैसे यूज करने लगते हैं? सजीव की तरह। ध्यान दीजिए, जो निर्जीव होते हैं उनको कभी कभी हम सजीव की तरह यूज करने लगते हैं। समझने की कोशिश करिए, तो उसे हम लोग कहते हैं कि उसे क्या कर दिया गया है? पर्सनिफाइड कर देते हैं, पर्सन की तरह यूज करने लगते हैं, सजीव की तरह यूज करने लगते हैं दोस्त। तो जब हम उसे सजीव की तरह यूज करने लगते हैं तो फिर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि ध्यान से सुनिएगा, मौत का दरवाजा, मौत का दरवाजा। अब डेथ जो है ये निर्जीव चीज होती है, डेथ, मौत का दरवाजा, तो मैं कह सकता हूं डेथ्स डोर। कलम की ताकत, तो मैं कह सकता हूं पेंस पावर, कलम की ताकत। अच्छा, यहाँ ताकत तो सजीव लोगों की होती है, सजीव की तरह इसे व्यवहार करवा रहा हूं। कहता हूं दोस्त, अब हम नहीं, हमारी क्लास में कलम बोलेगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो सजीव की तरह जब काम करवाते हैं, तो जैसे हम कह सकते हैं कि सुंदरता किसकी होती है? जो सजीव चीजें, हम कह सकते हैं प्रकृति की सुंदरता। तो नेचर तो हमारा निर्जीव चीज होता है दोस्त, लेकिन नेचर को हम मेल फीमेल मानते हैं। आप लोग पढ़े थे पर्सनिफाइड वाले, उसमें भी आप लोग जेंडर में भी पढ़ने की कोशिश करें तो हम नेचर्स ब्यूटी कह सकते हैं दोस्त। यानी कि जब हम इसको पर्सनिफाइड कर देते हैं मित्र, तो फिर हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, या फिर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द ब्यूटी ऑफ नेचर। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? मेरे जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें छोड़ दिया था, इसको अभी अभी माइंड में फिर आ गया, एकाएक आ गया मित्र, एकाएक आ गया, उसको समझ लीजिए। लेकिन जब ये दोनों लोग एक ही नहीं अपने अलग अलग चीज से संबंध बनाए, तो फिर उनको अलग अलग हम लिखते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, ये बात समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं कहूं, यहाँ तो YouTube चैनल मेरा और अखिल का सेम है, हम लोग एक ही से संबंध बना रहे हैं, लेकिन हमारा और अखिल का अगर शर्ट मैं कर दूं तो हम लोगों का अलग अलग हो जाएगा। तो मैं कहूंगा अखिल्स एंड दिनेश शर्ट। ध्यान दीजिए आप सभी लोग। तब यहाँ पे इसका मतलब ये है अखिल शर्ट्स एंड दिनेश शर्ट्स। ये दो लोगों की दो चीजों को जब दर्शाए तो फिर ऐसे हम लिख सकते हैं। जब दोनों लोगों की एक ही चीज को दर्शाए तो हम एपोस्ट्रोफी एक ही जगह लगाए। और बाकी ये आप समझ पा रहे हैं पर्सनिफाइड वाली बातें। एपोस्ट्रोफी में शायद मुझे लग रहा है कि अब कहीं कुछ ऐसा नहीं छूटा है। अब एपोस्ट्रोफी खत्म होने वाला है। अब हमारी क्लास की ड्यूरेशन भी काफी लंबा हो रही है मित्र, तो मैं चाहूंगा कि क्लास को यहीं रोका जाए। थोड़ी तबीयत भी खराब सी लग रही है, जाकर के अब पानी पीता हूं तुरंत। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार। और आप लोगों से मैं बता दूं कि आज मेरा YouTube के जो सब्सक्राइबर हैं मित्र, आप सभी लोग जानते हैं कि मुश्किल से 1 या 2 बचे हैं 800 होने में।
मुझे लगता है हो भी गए होंगे, है कि नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा, हो गए होंगे शायद। आप लोगों की देन रहेगी तो आज 850 आप करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय बाय।